सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सौर ऊर्जा, इसकी आवश्यकता, इसके लाभ या इसकी क्या कमजोरियां या हानियां हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सौर ऊर्जा की मुख्यतः कितने प्रकार की तकनीक या टेक्नोलॉजी अभी उपयोग की जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोग को इसे सब्सक्राइब करने या इससे जुड़ने के लिए प्रेरित भी करें। दोस्तों, सौर ऊर्जा जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, एक ऊर्जा का प्रकार है जो हमें सूरज से प्राप्त होती है। मींस सूरज से मिलने वाले, या वो प्रकाश के रूप में हो या जो उसकी गर्मी मिलती है वो हो, उसे अपनी आवश्यकता अनुसार जब हम उपयोग करते हैं, या ऊर्जा के रूप में जैसे प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाते हैं। जो ऊष्मा मिल रही है सूरज से, जो गर्मी मिल रही है, उसका ताप मिल रहा है, उसे थर्मल टेक्नोलॉजी की मदद से, थर्मल की जो भी अप्लायंसेस है उनको उसमें उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सौर ऊर्जा की भाई आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हमारे पास, आप देखो, सौर ऊर्जा का यदि मैं उपयोग नहीं भी करता हूं तो हमारे पास अन्य संसाधन तो थे ही। अन्य ऊर्जा के स्रोत थे, जीवाश्म ईंधन था जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है। आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो हमारे जनरेशन प्लांट है उनमें जब बनती है तो ट्रांसमिट होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर आती है हमारे घर में। फिर क्या वजह है कि सौर ऊर्जा या अन्य किसी वैकल्पिक उस स्रोत की जरूरत हो, जैसे पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है, आपकी टिडल एनर्जी है, बायोमास है। कोई वजह तो होगी भाई। ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि सौर ऊर्जा की यदि आप अप्लायंसेस की बात करो तो काफी महंगी टेक्नोलॉजी है ये। फिर यदि इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं होती तो क्यों उपयोग करते। तो यदि आप इसे पुराने समय से आज तक में कंपेयर करो तो सौर ऊर्जा ऐसा नहीं कि आज की है। सौर ऊर्जा हम सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं, प्रकृति द्वारा मिलने वाले एक संसाधन के रूप में। कैसे? ठंड के दिनों में आप देखोगे लोग जब ठंडी ज्यादा लगती है तो धूप में चले जाते हैं, है ना, ताकि उन्हें गर्मी मिल जाए। कपड़े गीले होते हैं तो हम उन्हें कहाँ सुखाते हैं? धूप में। फल, अनाज, सब्जियां, जो भी ऐसी चीज जो हमें सुखाना है वो हम कहाँ रखते हैं? धूप में। कुछ लोग दोपहर के समय गर्मी के दिनों में पानी रख देते हैं, वो भी गर्म होता है। पौधे हमारे अपना भोजन किससे बनाते हैं? सूरज से, ठीक है। बरसात होने में किसका योगदान है? सूरज का। तो ऐसा नहीं कि सोलर टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी है। हम सूरज पे सदियों से निर्भर हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन सौर ऊर्जा के जो उपयोग है, उसको उपयोग करने की जो हमारी एफिशिएंसी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसे ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा की जरूरत हमें क्यों है? तो यदि आप इसे हमारे अन्य ऊर्जा संसाधनों से तुलना करो तो पिछले 5 से 10 वर्षों में तेजी से विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है। जो हमारा परिवहन है, परिवहन में आप देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। व्हीकलों की संख्या, रोज नए व्हीकल लॉन्च हो रहे हैं, नए वाहन आते, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, या आपके लोडिंग व्हीकल हो। तो ऐसे बहुत सारे साधन है। डीजल से चलती थी पहली ट्रेनें, अब उन ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि वो इलेक्ट्रिसिटी भी हम इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? कोयला पे, क्योंकि थर्मल प्लांट में कोयला बनता है, फिर उससे बिजली बनती है, फिर हम उससे हमारी जो ट्रेन है वो चलाते हैं। तो एक प्रकार से वो कोयला पे ही चल रही है। तो हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या जिनका हम पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, हमारे पेट्रोलियम पदार्थ, तो विकास होने के कारण और इनके उपयोग में या दोहन में वृद्धि होने के कारण इनके खत्म होने का जो डर है वो हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि कोयला इसी तरह उपयोग किया जाता तो 2030 के बाद हमें कोयला शायद ना के बराबर उपलब्ध हो। यही वजह है कि हमें एक ऐसे विकल्प की जरूरत है या ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की जरूरत है जिसका उपयोग करके हमारे पेट्रोलियम पदार्थ को या कोयला को या जो दूसरे भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हमारे पास, इनको खत्म होने से बचाया जाए, या जो इनका दोहन है इसकी दर को कम किया जाए। तो प्रकृति से हमें जो भी मिला है
सूरज हो, हवा हो, पानी हो, प्रकाश हो, जो कुछ भी मिला है, इनका उपयोग हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के रूप में करके जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, इनको खत्म होने से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है आप जानते हो। सूरज मिला है जिसका उपयोग हम करते हैं तो उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। हवा मिली है तो हम उससे पवन चक्की जो हमारे विंड टरबाइन है इन्हें उपयोग कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम करके हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है इनको बचा सकते हैं। प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, हम उन सोर्स को या स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे हमें प्रकृति से हवा मिली है, सूर्य मिला है, पानी मिला है, या समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसकी ज्वार भाटा ऊर्जा। तो हम इन सभी संसाधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी हमें ऊर्जा स्रोत हैं उनकी यदि आप देखोगे तो सूर्य एकलौता ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध है। जैसे यदि मैं पवन ऊर्जा की बात करूं तो पवन ऊर्जा के लिए जो पवन चक्की या विंड सिस्टम होते हैं उनके लिए हवा का वेग एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। यदि उससे कम होगी तो जो हमारा सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। साथ ही यदि मैं जल ऊर्जा की बात करूं तो जल ऊर्जा हमें ऐसी जगहों पे चाहिए जहां हम बड़े बड़े जलाशय बना के, डैम बना के उनका प्रयोग कर सकते हैं। ऊंचाई से नीचे की ओर बहा के बीच में टरबाइन लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। लेकिन हर जगह ऐसे बांध बनाना या पानी का स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। यदि मैं ज्वार भाटा ऊर्जा की बात करूं तो जहां समुद्री क्षेत्र हैं वहीं हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो सौर ऊर्जा आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध हो सकती है। आप अपने घर के छत पे चले जाइए, वहां भी आपको सोलर एनर्जी मिल रही है। आप प्लेग्राउंड में जाएंगे, वहां भी आपको सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध है। आप फॉरेस्ट में रहते हैं, वहां भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सौर ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा पर फोकस किया जाता है। इसके बाद विंड एनर्जी आता है, बायोमास एनर्जी आता है और भी अदर ऑप्शन है। लेकिन सौर ऊर्जा अपने आप में एक बहुत ही बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। साथ ही साथ अब यदि भारत की बात करें हम, तो भारत में हमारे पास लगभग 250 से 300 दिन खुला हुआ मौसम रहता है जब हमें पूरी अच्छी धूप मिल सकती है। क्योंकि सौर ऊर्जा की जो सिस्टम है वो सूरज से प्राप्त होने वाली धूप या गर्मी पे निर्भर रहते हैं। इसीलिए भारत में सौर ऊर्जा का प्रचलन या उपयोग करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल के रूप में धूप चाहिए या सूरज की रोशनी चाहिए वो आसानी से ज्यादा दिन उपलब्ध हो जाती है। इसलिए भारत में सरकार के द्वारा आप देखो समय समय पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। सिस्टमों पे सब्सिडी दी जाती है ताकि इसकी जो सिस्टम की ज्यादा कॉस्ट है उसे कम किया जा सके। तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों जरूरी है। हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कोयला, लकड़ी या जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इनको खत्म होने से बचाने के लिए हमें एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता है। और चूंकि सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध होने वाला ऊर्जा स्रोत है, इसलिए हमें सौर ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही साथ एक और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है जो हमारे लिए आज के समय में बहुत जरूरी है वो है कि सौर ऊर्जा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बहुत हद तक रोक सकता है। कैसे? आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं, जनरेशन प्लांट, जहां बिजली बनाई जाती है वहां बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बिजली बनाते हैं, कोयला का उपयोग करते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस में बहुत ही एक तो हीट रिलीज होती है, गर्मी निकलती है, दूसरा प्रदूषण होता है, धुआं। तो आपने देखा होगा वो चिमनी बहुत ऊंची होती है और वो धुआं चारों तरफ ऐसा फैल जाता है, लगभग काले बादल बन जाते हैं। तो ये बादलों में क्या होती है? विषैली गैसें होती हैं, आपकी CO2 है, SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें जिनका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी प्रकृति पे भी, पेड़ पौधों पे भी,
जीव जंतुओं पक्षियों पे भी, साथ साथ हम इंसानों पर भी। तो यदि हम इन जनरेशन प्लांटों का उपयोग करने की बजाय सौर ऊर्जा या जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, ग्रीन एनर्जी सोर्स हैं, इनका उपयोग करें तो प्रदूषण को काफी हद तक रोक सकती है। क्योंकि जैसे यदि मैं सौर ऊर्जा की बात करूं तो जब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी समय आप मान के चलो कि सोलर से किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यदि आप एक बार मॉड्यूल बन जाने के बाद जब उसका उपयोग करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तो ये हमारी प्रकृति के लिए इको फ्रेंडली है, इसे ही ग्रीन ऊर्जा कहते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जब ये जहरीली गैसें या धुआं वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो चूंकि ये डायरेक्ट जैसे ही आग जल रही है उससे निकल रहा है तो ये गर्म होता है। जब इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं तो ये जो अपने अंदर गर्मी है उसे वायुमंडल में रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है धीरे 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 जो हमारा तापमान है वो बढ़ने लगा है। यदि मैं वाहनों की बात करूं, पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग करके चलाते हैं, या ट्रेन की बात करें या अदर जो भी व्हीकल है उनकी बात करें, तो जब हम उनका उपयोग करते हैं, उनमें ईंधन का उपयोग करते हैं तो वो भी प्रदूषण फैलाते हैं। साथ ही साथ वो भी वायुमंडल की गर्म होने में कहीं ना कहीं मददगार हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनका सॉल्यूशन सौर ऊर्जा से हो सकता है। सौर ऊर्जा के बने हुए ई व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है उनका उपयोग करके हम ई व्हीकलों की चार्जिंग कर सकते हैं, जिससे पेट्रोल या अदर जो भी ईंधन है, फ्यूल्स हैं, उनके उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो जनरेशन प्लांट से होने वाला प्रदूषण है या जो ग्लोबल वार्मिंग में सहायक हमारा गर्माहट है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है सौर ऊर्जा के लिए, जिसके कारण हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, यदि हम प्रकार इसका देखें तो जैसे जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें नई नई खोज होंगी, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगी, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, रोजगार और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी। तो सोलर एनर्जी के उपयोग से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है उसको भी दूर किया जा सकता है। 2015 में मुझे याद है भारत सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत सूर्य मित्र कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें 10वीं ITI पास या पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ था। उसमें जो भी बच्चों ने भाग लिया था, पूरा प्रशिक्षण होने के बाद उनको बड़े बड़े जो सोलर प्लांट या पार्क होते हैं उसमें कैंपस करा के नौकरी भी दिलवाई गई थी। तो इस प्रकार से आप देखो सोलर एनर्जी हमारे लिए हर तरीके से हेल्पफुल है, यूजफुल है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि लोग सौर ऊर्जा के बारे में जाने, इसे उपयोग करें। अब बात आती है सौर ऊर्जा के लाभ। तो जैसे अभी हमने इस चर्चा में देखा लाभ क्या क्या है। सबसे बड़ा लाभ है प्रदूषण रहित ऊर्जा है, इसके उपयोग करने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। दूसरा लाभ क्या है, हमें सौर ऊर्जा असीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 173 पेटावाट, पेटावाट का मतलब है आपका किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, फिर आता है आपका पेटावाट। 173 गुणे 10 की घात 15 इतना होता है 173 पेटावाट। सौर ऊर्जा से हमें एक समय में इतनी ऊर्जा हमारी धरती की तरफ आती है, लेकिन चूंकि सौर ऊर्जा को बहुत सारे जो हमारे परत है, वायुमंडल है, आयनमंडल है, इनमें से बहुत सारी ऊर्जा का हास हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमारी जो जमीनी सतह पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो सिर्फ 51% ही प्राप्त होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी जो सोलर फोटोवोल्टिक की मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी अधिकतम से अधिकतम जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो क्षमता है वो 15 से लेके 15% से लेके 22% ही है। मीन्स आप देखो कितना बड़ा
क्या कहना चाहिए कि लॉस है कि एक तो हमें पूरी 100% ऊर्जा नहीं मिलती, साथ ही साथ उसके बाद जो हमें उपलब्ध हो रही है उसमें भी हम उसे पूरा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम सौर ऊर्जा के सिस्टम खरीदें या उसके मॉड्यूल उपयोग में करें, तो हम उसको उपयोग करने में जो जो सावधानियां हैं उनको बरतें, ताकि जो लॉसेस होना है वो कम से कम हो, साथ ही साथ जो हमें फायदा उससे मिलना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और क्या लाभ हो सकता है सोलर एनर्जी का? सोलर एनर्जी का एक और ये लाभ है कि ये आप किसी भी प्रकार से विद्युत ऊर्जा के लिए अन्य किसी जनरेशन प्लांट या डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम पे आप निर्भर नहीं हैं। आप स्वयं अपने घर में ही अपना बिजली घर बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपको जो भी विद्युत मंडल है उससे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सपोज आप एक जंगल में रहते हैं, तो जंगल में यदि मुझे विद्युत मंडल से लाइन लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन के लिए मुझे पोल लगाना पड़ेंगे, उन पे लाइन फैलानी पड़ेगी, फिर मेरे घर में लाइट आ पाएगी। उतना सारा तामझाम करने से अच्छा मैं अपने घर के छत पर ही सोलर प्लेट लगा लूं। यदि एसी अप्लायंसेस चलाना है तो एक इन्वर्टर लगा लूं, जितना हमको बैकअप चाहिए उतने की हम बैटरी लगा ले, तो मेरे घर में ही एक बिजली घर बनाया जा सकता है। तो ये एक लाभ है, आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में। साथ ही साथ हमने जैसे अभी चर्चा की थी कि इसके उपयोग से हम हमारे जो जीवाश्म ईंधन है उनको खत्म होने से बचा सकते हैं। एक और इसका बहुत अच्छा फायदा ये है, देखिए आप यदि दूसरी टेक्नोलॉजी या दूसरे प्रोडक्ट से इसका कंपैरिजन करें तो सोलर के जितने भी प्रोडक्ट हैं या जो सोलर जनरेशन के प्लांट लगते हैं वो काफी कम मेंटेनेंस की मांग करते हैं। मींस इनका मेंटेनेंस के तौर पे यदि आपसे आप देखोगे तो सोलर मॉड्यूल में यदि मैं बात करूं तो सोलर मॉड्यूल को सिर्फ 15 से 20 दिन या 1 माह के भीतर हमें सिर्फ धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सोलर के जो भी मॉड्यूल हैं वो किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? जो उस पे सोलर की रोशनी फॉल हो रही है। तो यदि उसके बीच में डस्ट की लेयर बन जाएगी तो जो लाइट है वो प्रॉपर हमारे मॉड्यूल के अंदर नहीं जा पाएगा। हमारे जो मॉड्यूल है वो उसका एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे लाइट को, जिसके कारण जो हमारा जनरेशन होना है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक ही मेंटेनेंस है इसमें कि इसे हमें एक निश्चित अवधि के बाद धोना पड़ता है। ये निर्भर किस पे करता है, आप किस जगह पे उस मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहां धूल या अन्य जो कचरा है वो कम उड़ता है या फैलता है तो आपको वहां ज्यादा समय के बाद धोना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बीच शहर में रहते हैं और आपके घर के पास मेन रोड है जहां से दिन भर व्हीकलों का आना जाना है, तो जो डस्ट है वो ज्यादा उड़ेगी और आपके मॉड्यूल पे जम सकती है। तो ये तो हो गए इसके लाभ। लेकिन किसी भी चीज के यदि लाभ है तो उसकी हानि भी होती है। तो सोलर के जो भी प्रोडक्ट है या सोलर टेक्नोलॉजी है इसकी भी कुछ हानियां हैं। इसकी क्या क्या हानियां हैं? सबसे बड़ी हानि तो ये है कि सौर ऊर्जा जो है वो हमें सिर्फ दिन के समय ही उपलब्ध हो सकती है। रात के समय यदि मुझे सौर ऊर्जा का उपयोग करना है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा। सोलर एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनी है या जो थर्मल एनर्जी बनी है, मुझे इसे या तो बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा या मोल्टन सॉल्ट जैसे बहुत सारे ऐसे वो आते हैं जो थर्मल एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो मुझे फिर वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिससे शाम के समय जब सूर्य चला जाता है या सूर्यास्त हो जाता है तब मैं बैटरी से जो भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिन में बनाई है उसे उपयोग कर सकता हूँ। दूसरा हमारी हानि क्या है, क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी है और धीरे धीरे इस पे काम चल रहा है, तो यदि इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे यदि देखा जाए तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इसमें काफी ज्यादा होता है। 2015 में जब मैंने काम शुरू किया था तब एक सोलर मॉड्यूल की जो कॉस्ट थी वो 60 से 70 रुपए वॉट थी। लेकिन वही कॉस्ट आज के समय में 15 से 22 रुपए 25 रुपए हो गई है। तो देखिए लगभग पिछले 5 साल में कितनी गिरावट आई है इसकी रेट में। लेकिन आज भी यदि मैं बात करूं तो जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा होता है। यदि रूफटॉप सिस्टम लगाना है तो आपको 1 किलोवाट सिस्टम के लिए कम से कम 55 से 60 हजार रुपए इन्वेस्ट करना पड़ते हैं, जिसका आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 6 साल में हो जाता है।
साथ ही साथ ऑफ ग्रिड बैटरी वाले सिस्टम की बात करूं तो इसकी कॉस्ट हमें 80,000 से 90,000 रुपए प्रति किलोवाट होती है, जिसमें हम 2 साल वारंटी या 5 साल वारंटी का वाली बैटरी का उपयोग करते हैं। तो 2 साल या 5 साल बाद यदि बैटरी खराब होती है तो हमें फिर से इसमें जो इन्वेस्ट करना पड़ेगी कॉस्ट, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, ये हानि है सौर ऊर्जा की जो भी सिस्टम है। साथ ही साथ इसकी क्या आप हानि कह सकते हो कि यदि मैं सोलर मॉड्यूल की बात करूं तो एक मॉड्यूल जो 300 वाट या 350 वाट का आता है, तो जो उसकी जगह की आवश्यकता होती है उसे लगाने के लिए हमें लगभग 70 से 90 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है, क्योंकि एक मॉड्यूल की साइज लगभग 1/2 होती है मीटर में, तो 8 स्क्वायर मीटर मान सकते हो आप। तो उतनी हमको जगह की जरूरत पड़ती है। और कैसी जगह की जरूरत पड़ती है कि जहां पास किसी भी प्रकार की शैडो ना आए, परछाई ना आए, छाया ना आए, ज्यादा से ज्यादा धूप हमारे मॉड्यूल पे फॉल हो सके, गिर सके। हम आगे के जब लेक्चर लेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे कि छाया का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये एक लॉस है, हानि है, या आप इसको कमजोरी भी बोल सकते हो सोलर की, कि यदि मैंने सोलर प्लांट लगाया है तो मुझे मेरी उतनी जगह उसमें खर्च करना पड़ेगी। जैसे मैं पैसे खर्च करता हूँ ना, ऐसे मेरी वो जगह भी उसमें इंगेज हो जाएगी। यही कारण है कि आज के समय में इस हानि को कम करने के लिए रेस्ड स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है यदि आपका छत है तो हम उधर लगभग 7 से 8 फीट हाइट करके सोलर मॉड्यूल लगाते हैं, जिससे जो नीचे की जगह है हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने काम में। या खेतों में जब प्लांट लगाया जाता है तो जैसे आपका कुआं बना है तो हम कुएं के चारों तरफ पोल पे स्ट्रक्चर बना के रेस्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। या ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है तो जो हम वाटर टैंक का उपयोग कर रहे हैं हम उसी के ऊपर सोलर मॉड्यूल लगा लेते हैं, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा जगह है वो हमें इसमें ना क्या कहना चाहिए, इन्वेस्ट या खर्च करनी पड़े। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी हानियां भी हैं, लेकिन यदि आप हानि और लाभ का कंपैरिजन करोगे तो सोलर की जो लाभ है, जो इसका सबसे बड़ा लाभ है कि प्रदूषण मुक्त होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इसका अचीवमेंट है। क्योंकि प्रदूषण से हमारी प्रकृति को नुकसान होता है, और जब प्रकृति को नुकसान होता है तो ये नुकसान घूम के हमारे ऊपर ही आना है, क्योंकि हम प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर हैं। तो ये हो गई लाभ और हानि की बात। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सौर ऊर्जा या सोलर जो टेक्नोलॉजी है इसके प्रकार, तो 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। सूरज से जो हमें प्राप्त हो रहा है ऊष्मा, उस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है सोलर फोटो थर्मल टेक्नोलॉजी में। दूसरा जो सूरज से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में। तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं हम, मेनली जो उपयोग है इसका वो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। देन हम उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग दूसरे कामों में कर सकते हैं, जैसे ई व्हीकल चार्ज करने में, या जो हमारे आटा चक्की है वो चलाने में, इंडस्ट्री की जो मशीनें हैं उन्हें चलाने में, घर में होम अप्लायंसेस चलाने में। तो मेन जो है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, उससे आप जो लाइट है, सनलाइट है, उसको बदलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। देन फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को आप उपयोग कर सकते हैं जैसे भी आपको करना हो। यहाँ सबसे बड़ी एक जानने वाली या याद रखने वाली बात है कि सौर ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ डीसी पावर या डीसी इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करती है। यदि मुझे अपने घर के अप्लायंसेस जो कि एसी सप्लाई पे चलते हैं उन्हें चलाना है तो मुझे इसमें इन्वर्टर का उपयोग करना पड़ेगा। इन्वर्टर का क्या काम होता है? इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आपके घरों में साधारण इन्वर्टर होंगे तो वो क्या काम करते हैं, जो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो इन्वर्टर में बैटरी लगी उसे चार्ज करते हैं, और जब पावर फेल होता है तो उसी जो डीसी स्टोर है बैटरी में उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर को सप्लाई देता है। तो यदि मुझे सोलर से जनरेटेड पावर से अपने होम अप्लायंसेस चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि मुझे डायरेक्ट डीसी अप्लायंसेस का उपयोग करना है तो इन्हें मैं सीधे सौर ऊर्जा पे चला सकता हूं। जैसे डीसी बल्ब है, ये आप देख रहे हो, डीसी फैन है, ये डायरेक्ट मेरी एक छोटी सी सोलर मॉड्यूल पे चल सकता है। तो ये तो हो गया एक फोटोवोल्टिक प्रकार।
दूसरा प्रकार आता है हमारा थर्मल टेक्नोलॉजी। अभी के समय में मार्केट में हमारे, यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैं, थर्मल टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा उपयोग यहाँ हो नहीं रहा, लेकिन दूसरे बड़े शहरों की यदि मैं बात करूं तो वहाँ फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा फोकस थर्मल टेक्नोलॉजी पे किया जा रहा है, क्योंकि हम थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दोनों उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, साथ साथ जो हमारे हीट रिक्वायरमेंट है उसे भी हम इस टेक्नोलॉजी से फुलफिल कर सकते हैं। कैसे? थर्मल टेक्नोलॉजी का उपयोग सौर ऊर्जा से जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है उसका उपयोग या तो हम पानी गर्म करने में कर सकते हैं, फिर उस गर्म पानी की भाप का उपयोग खाना बनाने में कर सकते हैं, या जो टरबाइन में जैसे हम भाप बनाते हैं, टरबाइन में जो हम भाप का उपयोग करते हैं घुमाने के लिए, ठीक है, तो हम इस भाप से भी टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। साथ ही साथ थर्मल टेक्नोलॉजी का सबसे जो अभी बेहतर उपयोग है वो है कुकिंग में। थर्मल टेक्नोलॉजी पे चलने वाले बहुत सारे कुकरों की डिजाइन अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। आज से 10 से 15 साल पहले सोलर कुकर बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप देखो एक बॉक्स टाइप कुकर होता था जिसे छत पर रख दिया जाता था धूप में, जिसमें दाल चावल और भी ऐसी चीजें जो हम उबाल सकते हैं या भून सकते हैं, पका सकते हैं, उन्हें बनाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इस पे और नए नए शोध होते रहे और आज के समय में CSP सिस्टम चल रहे हैं। CSP सिस्टम कहने का मतलब है कॉन्संट्रेट सोलर पावर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, पूरी सोलर एनर्जी को एक पॉइंट पे कॉन्संट्रेट किया जाता है, जिससे जो हमारा काम 4 से 6 घंटे में होता था वो आधा से 1 घंटे में हो जाता है। तो पैराबोलिक कुकर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ओवन बोलते हैं जिन्हें हम। साथ ही साथ आप देखो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में या जो लेंसेस होते हैं उनके बीच हम कोल्ड वाटर या ऑयल को फ्लो करवा के उसे गर्म करते हैं, फिर उस गर्म तेल या जो भाप बनी है पानी की उसका उपयोग भी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में या खाना बनाने में हम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी या आपके थर्मल टेक्नोलॉजी के, जिनको हम आसानी से अपने दैनिक जीवन के कामों में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपने जैसे अभी हमने चर्चा की कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत होने के कारण ये सबसे ज्यादा लाभप्रद हो सकता है हमारे लिए। इसके डायरेक्ट एडवांटेज भी हैं आपको और इनडायरेक्ट एडवांटेज भी हैं। डायरेक्ट एडवांटेज क्या है आपको, या जो प्रत्यक्ष रूप से लाभ यदि कह सकता हूं तो एक, आपको दूसरे किसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, आप अपने घर में ही बिजली घर बना सकते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ क्या है, जो रूफटॉप के अभी जो सिस्टम लग रहे हैं जिसमें नेट मीटरिंग होती है, तो आप इससे अपना बिजली बिल भी कम कर सकते हैं। और लाभ क्या हो सकता है कि जो आप यदि ई व्हीकल चार्ज करते हैं, ई व्हीकल का उपयोग करते हैं, तो उसकी चार्जिंग के लिए भी आप सोलर एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं घर में, जिससे आपको ई व्हीकल की चार्जिंग में जो भी व्यय होना है, जो भी पैसा खर्च होना है, उसको भी आप बचा सकते हैं। कुकिंग सिस्टम में जो LPG उपयोग करते हैं या आप हीटर उपयोग करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं, केरोसिन ऑयल जलाते हैं या और भी कोई दूसरा ईंधन का उपयोग करते हैं, तो आप सोलर के थर्मल टेक्नोलॉजी के कुकिंग सिस्टम या ओवन का उपयोग करके इन सोर्सों का जो भी आपका खर्च हो रहा है इसे भी बचा सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यदि इसके लाभ देखे जाएं तो क्या क्या हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा लाभ है इसका कि प्रदूषण जो हो रहा है, प्रदूषण में होने वाले जो भी आपके विषैली गैसों का उत्सर्जन है जो हमारे पर्यावरण में फैलती हैं, ये इनडायरेक्टली रूप से कभी ना कभी हम पे असर करती हैं। तो आप यदि सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। एक बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं। एक थर्मल प्लांट जो होता है जहां कोयला का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी बेस्ट से बेस्ट जो प्लांट है उसकी एफिशिएंसी 30 से 35% ही होती है। तो यदि मैं बात करूं कि मैंने अपने घर में 1 यूनिट बिजली उपयोग की, इसका मतलब है जब प्लांट में 3 यूनिट बिजली बनी होगी, 2.5 से 3 यूनिट बिजली, तब मैंने अपने घर में 1 यूनिट बिजली उपयोग कर पाई। तो यदि मैं सोलर से 1 यूनिट बिजली यूज करता हूं तो जनरेशन प्लांट में बनने वाली लगभग 3 यूनिट बिजली
को बचा सकता हूँ। अब उसे बचा के क्या फायदा होगा, जो मैंने 3 यूनिट बिजली बचाई तो उस बिजली के बनने में जो भी कोयला जलना था वो कोयला बचा लिया मैंने। साथ ही साथ उस कोयले को जलने के बाद जो भी प्रदूषण होता, जो भी तापमान, जो गर्म धुआं जो है वो वायुमंडल में छूटता, तो एक तो मैंने उस गर्माहट को कम किया और उतने होने वाले CO2 से होने वाले, कार्बन से होने वाले, NO2 से होने वाले, SO2 सल्फर ऑक्साइड से होने वाले जितने भी प्रदूषण हैं इनको भी कम कर दिया सिर्फ 1 यूनिट सोलर के उपयोग करने से। तो इस प्रकार से आप देखो, प्रत्यक्ष लाभ भी है सौर ऊर्जा का उपयोग करने से और अप्रत्यक्ष लाभ भी है सौर ऊर्जा का उपयोग करने से। पिछले यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको रिपोर्टें मिल जाएंगी बहुत सारे जनरेशन प्लांट की। 1 किलोवाट यदि मैं सोलर उपयोग करता हूं तो लगभग 850 से 950 ग्राम कार्बन उत्सर्जन, या जिसे हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, इसको बचा सकता हूं या इसको होने से रोक सकता हूं सिर्फ किससे, 1 किलोवाट सोलर प्लांट उपयोग करने से। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे उपयोग करिए, दूसरे लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिए कि भाई आप सोलर प्लांट का उपयोग करिए। हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यदि आप एक 40 वाट की सोलर प्लेट उपयोग कर लीजिए, जिसकी कॉस्ट आज के समय में लगभग 800 से 1200 या ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए होगी। उसके साथ आप एक चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए। चार्ज कंट्रोलर का क्या उपयोग है आने वाले अलग अलग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आप एक 40 वाट की प्लेट ले लीजिए, उसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर लगा लीजिए। यदि आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो इस 40 वाट की प्लेट पे आप सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है उससे शाम को लगभग 5 बजे तक डायरेक्ट सोलर पे डीसी अप्लायंसेस लगभग 25 से 30 वाट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये फैन है, ये आपका 15 वाट से शुरू हो जाता है, 15 वाट, 18 वाट, 25 वाट। ये आपका टेबल फैन है। ऐसा ही सीलिंग फैन आता है, वॉल फैन आता है। ये डायरेक्ट सोलर प्लेट पे चलाया जा सकता है। डीसी लाइट होते हैं, LED बल्ब, वो आप डायरेक्ट जला सकते हैं। तो एक सिस्टम आप अंदाज से मान के चलो कि यदि मैं 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मैं एक दिन में 8 घंटे, यदि मैं 30 वाट लोड भी सोलर पे चला रहा हूं तो मेरा कितना हो गया एक दिन का, 8 गुणे 30, 240 वाट। यदि मैं पूरे महीने की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये आपका, लगभग 6.5 से 7.5 यूनिट हो जाएगा ना। इतना मैं बचत कर सकता हूं सिर्फ एक छोटी सी 40 वाट की प्लेट से। तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हुआ, मुश्किल से 2.5 से 3 हजार रुपए। 3 हजार रुपए लगा के मैंने हर माह 6 से 7 यूनिट बिजली की बचत कर दी। तो जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि जनरेशन प्लांट में जनरेट होने वाली, यदि आपने सोलर से 6 यूनिट की बचत की तो जनरेशन प्लांट में जब 18 से 20 यूनिट बनाने में जो कोयला व्यय होगा, उस कोयले से होने वाले प्रदूषण, इन सभी समस्याओं को हम रोक सकते हैं सिर्फ एक छोटे से सिस्टम का उपयोग करके। मार्केट में अलग अलग क्वालिटी के सिस्टम अवेलेबल है। कौन कौन से सिस्टम लेना है, लेते समय क्या सावधानियां रखना है, ये हम रोज चर्चा करेंगे इसी समय पे, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे YouTube चैनल सेक पे। कार्यक्रम के दौरान जो भी हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में भी लिख के दे सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी krishna.23apr@gmail.com पे भेज सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, या फेसबुक मैसेंजर पे भेज सकते हैं। बेहतर जवाब देने वाले किन्हीं 2 व्यूअर्स का नाम अगले दिन के लेक्चर में बताया जाएगा। जब ये पूरा सोलर चर्चा विद कृष्णा का सेशन समाप्त होगा तो जो भी बेहतर जवाब जिन्होंने दिए हैं या हमारा सेशन अटेंड किया है, उसमें से टॉप 5 कैंडिडेट को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप सोलर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या अपने गांव में सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान के कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, या स्कूल या अन्य संस्था में सेमिनार कराना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
आप गूगल पे सर्च कर सकते हो हमारी फर्म को, या फेसबुक पे भी हम आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, कृष्णकांत श्रीवास्तव के नाम से आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो किसी भी प्रकार से आप हमसे जुड़िए, सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।